अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह को दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आज हमारे स्टैटिक का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। और हम स्टैटिक में अपकमिंग जो टॉपिक्स होंगे और जो हमारा कहते हैं कोर्स होता वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो स्टैटिक प्रॉब्लम्स हैं वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लेक्चर की तरफ कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स। ठीक है, स्टैटिक को पढ़ने से पहले हमें मैकेनिक्स को समझना चाहिए। तो व्हाट इज़ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स को हम कहते हैं स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी, तो इसे मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं द स्टडी दैट प्रिडिक्ट्स कंडीशंस ऑफ मोशन or rest under the effect of forces। ठीक है, जब कभी भी किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस इफेक्ट करती हैं या इंटरनल फोर्सेस इफेक्ट करती हैं तो उसकी स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर फोर्सेस में दो टाइप्स आती हैं ना, एक है हमारे पास क्या कहते हैं, एक है एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से अमल करे, और एक है इंटरनल फोर्स। ठीक है, जो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करे। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं उसे, शेयर फोर्स हो गया और कंप्रेशन, एक्सटेंशन, ऐसी अंदर जो फोर्सेस उसमें क्रिएट होती हैं तो उसे कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो इसी बेसिस पर एक है एक्सटर्नल फोर्स तो एक है इंटरनल फोर्सेस, इस पर मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया। ठीक है, फिर मैकेनिक्स आता है, उसका एक पार्ट है, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। तीसरा है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये चंद टाइप्स हैं मैकेनिक्स में। हम ये बेसिक 3 कैटेगरीज है जिसमें मैकेनिक्स डिवाइड हुआ है, 3 बेसिक ब्रांचेस हैं। तो इनमें है एक मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, एक मैकेनिक्स ऑफ नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज जिसे हम रिजिड बॉडीज भी कहते हैं, और तीसरा जो टाइप है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स है। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, हर वो बॉडी जिसमें एक्सटेंशन नहीं आती, इलोंगेशन नहीं होती और कंप्रेशन नहीं होती, ट्विस्ट आप उस बॉडी को नहीं कर सकते, तो उसे कहते हैं हम रिजिड बॉडीज। ठीक है, और वो बॉडी जिसमें एक्सटेंशन आ सकती है, मतलब इलोंगेशन उसमें हो सकती है, वो बॉडी कंप्रेस हो सकती है, तो उसे डिफॉर्मेबल बॉडीज कहते हैं। तो उसका अलग स्टडी करेंगे, और रिजिड बॉडीज का अलग से स्टडी है। हर वो बॉडी जिस पर एक्सटर्नल इफेक्ट होने से उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता तो वो रिजिड बॉडीज होती है। जब कभी आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उसके शेप में कोई चेंज ना आए तो वो रिजिड बॉडी होगी। लेकिन अगर आप फोर्स अप्लाई करें और उस बॉडी में चेंजेस उसके शेप में आती हैं तो वो डिफॉर्मेबल बॉडीज होगी। एक कहते हैं फ्लूइड्स, मतलब ऑयल्स, लुब्रिकेंट, हर वो चीज़ जो मतलब लिक्विड है, लिक्विड पर मैकेनिक्स का क्या इम्पैक्ट है, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में हम पढ़ते हैं हर वो बॉडी, मतलब ये एक बॉडी है, इस पर एक्सटर्नल इफेक्ट्स हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो चेंज आते हैं, लेकिन वेरी स्मॉल चेंज आते हैं। ठीक है, निग्लिजिबल। लेकिन यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, उस पर एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस लग रही हैं तो उसमें चेंजेस आती हैं। ठीक है, उसके शेप में चेंज आती है, या तो वो कंप्रेस होगा, या तो वो इलंगेट होगा, ठीक है, या वो ट्विस्ट होगा। तो ऐसे को हम नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, अगला है फ्लूइड्स। अच्छा, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज को 2 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक है स्टैटिक्स, एक है डायनामिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में हम एक्सटर्नल फोर्सेस स्टडी करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस हम स्टडी करते हैं, जबकि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में हम इंटरनल फोर्सेस स्टडी करते हैं। ठीक है,
इंटरनल फोर्सेस हम स्टडी करते हैं। स्टैटिक्स के बारे में स्टैटिक कहते हैं कि द एक्सटर्नल इफेक्ट of force on a static body is called statics। ठीक है, और डायनामिक्स क्या है? द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन अ मूविंग बॉडी। ठीक है, एक बॉडी हालत सुकून में है, रेस्ट में है, उस पर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या हो रही हो, और होना भी ये चाहिए कि रिजिड बॉडी हो। ठीक है, उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगी, और एक बॉडी है वो मोशन कर रही है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगी। तो इन्हीं दोनों को हम स्टडी करते हैं। जो रेस्ट में बॉडी होती है उस पर एक्सटर्नल इफेक्ट को स्टडी करने को स्टैटिक्स कहते हैं, और जो क्या कहते हैं उसे मूविंग बॉडी हो, जिसमें एक्सेलरेशन हो, आ रहा हो बार बार और वो मूव कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं डायनामिक्स। ठीक है, उस स्टडी को हम डायनामिक्स कहते हैं। अच्छा, हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो होगा न्यूटोनियन फिजिक्स, ठीक, मैकेनिक्स। ठीक है, हम जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होगा। इसमें क्या बात है कि मास और टाइम दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर बात हो रही है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, यहाँ पर स्पीड का मास से और टाइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि उसी पर जो है ना स्टैटिक्स की जो हायर स्टडी है इसी पर बेस करती है। तो 6 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? सबसे हैं नंबर 1, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फोर्सेस एडिशन आप उसे कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास ये है एक फोर्स F1, ये है एक फोर्स F2। ठीक है, और ये रहा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम कैसे बनता है? ये एक इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक ली और दूसरी इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक ली। ठीक है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। अब अगर आपको ये एंगल पता हो, ये एंगल पता हो और ये एंगल पता हो, तो आप किसी भी फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई भी फोर्स कंपोनेंट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक में बेसिकली हम फोर्सेस ही तो फाइंड करते हैं, तो आप किसी भी पॉइंट पर फोर्स फाइंड कर सकते हैं लॉ ऑफ साइन से। ठीक है, लॉ ऑफ साइन से। लेट्स सपोज यहाँ पर है अल्फा, यहाँ पर है बीटा, यहाँ पर है गामा। ठीक है, तो क्या होगा? साइन ऑफ R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, इसके एग्जैक्टली सामने कौन सा एंगल है? ठीक है, तो अल्फा, साइन ऑफ अल्फा, और इसके सामने कौन सा है? F1 डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा। तो लॉ ऑफ साइन से आप, या लॉ ऑफ कोसाइन से आप इसको ट्राइंगल में स्प्लिट करके फोर्स के इफेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, अच्छा सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, सेकंड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक बड़ी सी बॉडी हमने ले ली। ठीक है, और ये रहा उसका एक टेबल पर पड़ी हुई है। यहाँ पर लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी। तो हमने लिया 5 किलो न्यूटन का फोर्स। 5 किलो न्यूटन का फोर्स अगर हम लेते हैं और उसे लगाते हैं पॉइंट बी पर, ठीक है, या फिर उसे लगाते हैं पॉइंट सी पर, या फिर उसे लगाते हैं पॉइंट ए पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 जगह पर फोर्स अप्लाई की।
लेकिन इसका इफेक्ट हर जगह सेम होगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन वो क्या है, वो सेम है। जब कभी भी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो उसका क्या कहते हैं, उसे रिजल्टेंट फोर्स का सेम आता है, कहीं भी आप उसे लगा लें। उसके बाद है न्यूटन फर्स्ट लॉ। थर्ड पे आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं कि कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो तब तक मोशन कर रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। जो कोई भी बॉडी रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होता, ठीक है। मतलब हर बॉडी अगर वो क्या कहते हैं, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके बाद आता है न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसे हम एफ इज एम। तो जब कभी भी किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन देने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। जब कभी किसी बॉडी का मास थोड़ा होगा तो उसे एक्सेलरेशन देने के लिए थोड़ी फोर्स चाहिए होगी, ठीक है। तो F इजिकल टू एम ए हमें यही बात समझाती है। और जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ के बाद आता है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या बताता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। जब कभी भी हम लेट्स सपोज ये लेते हैं, एक बॉल को हमने मारा इस दीवार पर, ठीक है, तो ये बॉल वहां से वापस आएगी, लेकिन जिस फोर्स से हमने F1 से इसे फेंका था तो F1 डैश, ठीक है, F1 और F1 डैश ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लस एक्सिस में आ रहा है, ये माइनस एक्सिस में आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आ गई। न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे किसी भी बॉडी पर, तो आपको ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसका इक्वेशन है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टैटिक में जब भी फ्री फॉल बॉडी हमारे पास स्टैटिक प्रॉब्लम कोई फ्री फॉल बॉडी आ रही हो, या वैसे तो डायनामिक्स के जिम्मे में आती है, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह जहाँ भी कोई बॉडी पड़ी हुई हो, लेट सपोज ये एक टेबल पर पड़ी हुई बॉडी, तो इस पर जी का ग्रेविटी का असर होगा, ठीक है। तो उस ग्रेविटी के असर को समझने के लिए हमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं फोर्सेस इन डिफरेंट केसेस, ठीक है, कि डिफरेंट केसेस में कौन सी फोर्सेस होंगी और वो कौन सी फोर्सेस हमारे पास आएंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है फ्लेक्सिबल केबल, बेल्ट और अ चेन और अ रोप, ठीक है। कोई भी चीज़ जो रस्सी की तरह हो, जिससे हम खींचने का कोई भी काम ले सकते हैं, चाहे वो चेन हो, चाहे वो रोप हो, ठीक है, या बेल्ट हो, और हम उससे किसी चीज़ को खींचने के लिए इस्तेमाल करें तो उसमें टेंशन होगा, ठीक है। तो उसमें टेंशन फोर्स होती है, जिसे हम T से जनरली हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये इस तरह है, सपोज ये बॉडी A है और उसके साथ एक रोप बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, तो ये टेंशन इसमें होगा लेकिन इसका वेट कंसिडरेबल नहीं होगा। फिर हम लेते हैं एक बॉडी B को, उसके हिसाब से जो रोप है वो कुछ इस तरह है या चेन कुछ इस तरह है, ठीक है, सर्टेन एंगल पर, एक खास एंगल पर, तो यहाँ पर इसका जो वेट है वो इसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके टेंशन को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम वेट को कंसिडर करेंगे। अब हम देखते हैं स्मूथ सरफेस कांटेक्ट एंड रफ सरफेस कांटेक्ट, ठीक है। जब कभी भी स्मूथ सरफेस में कांटेक्ट रहता है, तो जब भी कांटेक्ट आता है दो बॉडीज में, तो इसमें नॉर्मल फोर्स होता है जनरली। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है, दैट इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब रफ सरफेस की तरफ आते हैं, तो रफ सरफेस में तीन केसेस होती हैं, सॉरी तीन फोर्सेस होती हैं। सबसे पहला तो उसका होता है जो ऑपोजिशन उसमें होती है रफ सरफेस में, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स के साथ साथ एक आता है इसमें फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है।
एफ आर। दूसरा इसमें आता है नॉर्मल, ठीक है, और तीसरा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इसमें 3 फोर्सेस आई, जबकि स्मूथ बॉडी में सिर्फ एक ही फोर्स, क्या कहते हैं उसे, एक ही फोर्स लगती है। अब हम देखते हैं रोलर, रॉकर और स्लाइडिंग जो है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली नॉर्मल फोर्स लगेगी, ठीक है, अपवर्ड। यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स लगेगी, सिर्फ ओनली इन वाई डायरेक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी रोलर ही है, तो यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स रहेगी, यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स रहेगी, ठीक है। ये एक स्मूथ सरफेस कांटेक्ट है, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल फोर्स ही रहेगी। तो इन केसेस में नॉर्मल फोर्स रहेगी। अब पिन कनेक्शन की तरफ आते हैं। पिन कनेक्शन में 2 केसेस आते हैं। एक में ये पिन मूवेबल होता है, ठीक है, जो कि जनरल केस है, और एक स्पेसिफिक केस है जिसमें ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसमें मोशन नहीं होती। तो केस 1 में हम क्या देखते हैं? केस 1 में इसमें एक वाई एक्सिस पर फोर्स इफेक्ट करता है और एक एक्सिस डायरेक्शन फोर्सेस। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए कि जिसमें मोमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, तो उसमें मोमेंट भी आता है, मोमेंट भी आता है, और वाई एक्सिस पर जो इफेक्ट होने वाला फोर्स है और एक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो दोनों इसमें आते हैं, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह